हेलो दोस्तों, ये क्लास 11th के लिए हम लोग जो है सो इसमें अभी वेक्टर एंड स्केलर, ऐसे तो पहला चैप्टर है उसमें यूनिट डायमेंशन, लेकिन हम वेक्टर एंड स्केलर जो है सो पहले पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर स्केलर अगर आप पढ़ लेते हो तो आप समझो कि 65% ऑफ द पार्ट फिजिक्स का आपको ख़त्म हो जाएगा। इसमें करीब 7-8 वीडियो आएंगे जो कि क्लास 11th के लिए टू द पॉइंट हम लोग अगर बात करें तो, अदरवाइज थोड़ा सा एग्जॉस्टिव अगर हम जैसे नीट या फिर जी मेंस के लिए बात करेंगे तो जी मेन में जो है सो इसका थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव हो जाएगा। बाकी ये चीज़ है कि ये बेसिक पार्ट है, बेसिक सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स का जो है सो बेसिक चीज़ है। अगर वेक्टर पढ़ते हैं तो फिर हम लोग उसमें उस तरह से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और आसान है, बहुत आसान है। हो सकता है 9th में थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात किया गया हो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटिव पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 11th में 12th में के आधार पे जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने की वजह से स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा सा करना माने मतलब एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेवल का पढ़ना पड़ेगा। खैर एनीवे, हम लोग जो बात करेंगे इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये फिजिक्स। हम डिफाइन करते हैं ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के बारे में हम लोग अगर बात करना चाहें तो ऐसे तो जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जो करते हो, जैसे आप देखते हो कि अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारा एलिमेंट्स है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, मतलब या फिर मान लो कि हवा है, उसका कंपोजिशन है। मैंने कहने का ये कि जो डे टू डे लाइफ में होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसी साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स, जो कि फिजिकल माने वर्ल्ड का, माने फिजिकल वर्ल्ड का मतलब हुआ जो इस सांसारिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करती हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। थोड़ा सा इसमें जो है सो आपको बढ़िया से अगर ध्यान लगाओगे तो इससे अच्छा सब्जेक्ट दूसरा नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है, इसकी श्योरिटी है कि ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा सोचने समझने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इस पर थोड़ा थिंकिंग चाहिए वगैरह। तो हम अगर इसको पहले डिफाइन करें तो लिखते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals about about the nature of a natural phenomenon and interaction between them. कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर आप एक सोचते होंगे कि एक न्यूटन का जो है सो ग्रेविटेशन का लॉ कैसे आया। तो एक से न्यूटन साहब सेब के बगीचा में बैठे हुए थे, एक सेब गिर गया और उससे न्यूटन का लॉ का माने ग्रेविटेशन का लॉ आ गया। ठीक है, तो ये जो है सो सेब का गिरना जो है सो एक फेनोमेनन है, और अर्थ जो है सो सेब का स्वाभाविक है। और सेब टूट करके ऊपर क्यों नहीं चला गया, सेब टूट करके नीचे क्यों आ गया, इसका माने अर्थ उस सेब को नीचे की तरफ खींच रहा था। तो अर्थ का जो है सो खींचना मतलब उस सेब को जो अर्थ खींच रहा है, ये जो है सो नेचर हो गया अर्थ का। ठीक है, और जो सेब टूट करके गिर गया इसको हम लोग नेचुरल फेनोमेनन बोलते हैं, माने प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं। इसी में हम फिजिक्स में अगर और बात करना चाहें कि और हम लोग कैसे बात करते हैं तो लिखते हैं इन फिजिक्स we deal about the mass, energy, space
टाइम एंड इंटरेक्शन among them। कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स में हम ये चार चीज के बारे में बात करते हैं। एक तो है जैसे देखो मास, दूसरा है एनर्जी, तीसरा स्पेस आप समझ रहे हो, ये स्पेस है माने डिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड, और चौथा टाइम। और इस सब के जो आपस में रिलेशन होगा हम इसको फिजिक्स में स्टडी करते हैं। माने बेसिक जो चार चीज है मास, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ठीक है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। अगर हम एक लाइन और बात करना चाहें, इन फिजिक्स we also deal about the physical quantity. This is interesting, the physical quantity. In physics we also deal about the physical quantity. कहने का मतलब यह है कि हम इसको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अब है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको कि हम आराम से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको हम अगर थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, इट इज द क्वांटिटी which can be seen through naked eye can be measured easily और अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम at least can be experienced। अगर कुछ नहीं हो तो कम से कम हम इसको अनुभव कर सकते हो, ठीक ना, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखें, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे बुक मान लो, टेबल, पेन, बेंच माने वगैरह बेंच etc। अगर मान लो कि हम जैसे ये सब सारा चीज है जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑल्सो अगर हम लिखना चाहें जैसे लाइट है, ये जो है सो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक ना, लेकिन कैन बी एक्सपीरियंस्ड हीट है, ठीक ना। ये अगर हम लोग देख सकते हैं न, माने देख सकते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको अनुभव, जैसे धूप में आप खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगी। तो गर्मी लगेगी तो कहाँ से कैसे आ गया भाई, तो जो लाइट आ रहा है सन से या जो हीट आ रहा है सन से, वो चीज जो है सो हमें एक्सपीरियंस दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग तीन चीज बोलते हैं कि एक तो नेकेड आई से, हम लोग इसको नेकेड आई से देख सकते हो, मेजर कर सकते हो आराम से, माने ऐसा नहीं कि मेजरमेंट के लिए हम लोग जो है सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दें, तो उसको हम लोग आजा इजीली नहीं बोलते। ठीक है, और कुछ नहीं हो तो कम से कम अनुभव कर सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब है क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है सो तीन तरह का होता है। ठीक है,
इसे तो आप दो ही तरह का सम पढ़े हो गए, ठीक ना, वेक्टर और स्केलर। ये हो गया वेक्टर, दूसरा हो गया स्केलर, और तीसरा एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया और टेंसर हो गया, ठीक है। हम लोग सबसे पहले टेंसर को डिफाइन करते हैं। टेंसर क्या है? तो टेंसर जो है, सो इट इज द रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर का रेशियो है, ठीक है। तो वेक्टर का रेशियो है, इसका मतलब सब सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे प्रेशर, ये हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का जो मेजरमेंट वगैरह करते हैं या जो भी हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करते हैं टेंसर का, तो उसका एक स्पेशल रूल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द टेंसर क्वांटिटी can be added or subtracted, by a special rule, स्पेशल, ठीक है। मतलब ये हो गया, जैसे प्रेशर का जो एडिशन होता है, तो प्रेशर जो है सो आप देखोगे किसी भी हाइट पर अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर डाउनवर्ड भी आएगा, टुवर्ड्स राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा, अपवर्ड भी लगेगा, तो चारों तरफ डायरेक्शंस में प्रेशर लगता है। तो इस तरह के जो भी होगा उसको हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, जो एडिशन करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन करेंगे, उसका एक स्पेशल तरीका होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल हम देखना चाहें टेंसर का, तो हम एग्जांपल, तो एक तो हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया स्ट्रेस, तीसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ETC। मतलब कहने का सिंपल सेंस ये है कि जब प्रेशर हम लोग टेंसर की बात करते हैं, तो टेंसर में दो वेक्टर का रेशियो है, जो कि अगर ऐसे कहो तो ऑलमोस्ट अनडिफाइंड है, ठीक है, कि दो वेक्टर का हम रेशियो क्या लिखेंगे, उसी को हम लोग टेंसर कहते हैं। इस लेवल में 11th में टेंसर के बारे में बहुत डिस्कस नहीं करना है, ये आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो फिर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो जाएगा। अब रही बात ये कि दूसरा क्वांटिटी है इसमें स्केलर, तो पहले हम स्केलर के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्केलर जो हो गया, लिखते हैं इट इज द फिजिकल क्वांटिटी it is the physical quantity having क्या क्या है, पहले में है मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन हो सकता है, कैसे, जैसे करंट है, तो करंट जो है सो उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता था। हाई को अगर नॉर्थ बोल दो, लो को साउथ बोल दो, तो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन हम बोल रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि हाई पोटेंशियल किधर बने, उसका डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि हाई से लो है, अब जिधर भी हाई रख दोगे उधर उसके तरफ से आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक नहीं है, डायरेक्शन है बट इट्स नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसलिए हम लोग इसको स्केलर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, पावर, फ्लक्स, ETC। और भी बहुत सारा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सारा क्वांटिटी मिलता जाएगा और अपने आप वो सब दिमाग में आते जाएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है।
the scalar quantities can be added or subtracted by the simple algebraical method, माने जैसे आप बच्चा में पढ़ के आए हो उसी तरह से हम लोग इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि अगर 7 + 5 है तो स्वाभाविक है 12 होगा तो होगा, 7 - 5 है तो ये अगर मान लो कि 2 होगा तो होगा। मतलब कहने का ये कि जिस तरह से आप बच्चा में पढ़े हो, जो कुछ भी पढ़ के आए हो फ्रॉम क्लास 1 to 2nd 9th 10th 8th 6th 7 जो भी जितना भी रूल्स वगैरह जो पढ़े हो उसके आधार पे ये सारा का सारा इसमें जो है सो हम लोग यूज करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ नया नहीं चाहिए, ठीक है। अब रही बात ये कि अब अगर हम लोग बात करेंगे तो है तीसरा जो है सो वेक्टर है। तो वेक्टर माने वेक्टर इसलिए हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं कि इसी के बारे में मेन बात करना है। तो हम अगर पहले इसको डिफाइन कर दें तो लिखें इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which has लिखते हैं ए में मैग्नीट्यूड, बी में डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन चाहो तो इस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन, और सी में एंड above all it should follow the vector rule for addition. Follow the vector rule for addition. कहने का मतलब साफ है कि इसके पास 3 चीज है, एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और तीसरा में above all माने इस दोनों से जो ऊपर की चीज है वो ये है कि वेक्टर रूल फॉर एडिशन। माने हमने एक वेक्टर रूल एडिशन का एक रूल बनाया जो फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, इवन इफ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक ना। जैसे जैसे अगर डे टू डे लाइफ का हम अगर एग्जांपल बात करना चाहें तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जैसे किसी जानवर को, गधा को देखो रोड पे, उसकी 2 आंखें हैं, आदमी को देखो उसकी 2 आंखें हैं, गधा को देखो 2 कान हैं, आदमी को देखो 2 कान हो। तो इस आधार पे हम ये नहीं बोल सकते सब आदमी गधा है या सब गधा आदमी है। इसका मतलब कोई चीज है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, और वो कौन सा चीज है, तो वो है सेंस। अगर वो आदमी के पास भी मान लो कि अगर सेंस ना हो तो भी जानवर जैसा है। जैसे आप स्कूल में देखे होगे कि अगर आप क्लास में बदमाशी करते हो तो टीचर बोलते हैं एक गधा चुप रहो, शांति से बैठो। इसका मतलब कि अगर आपके पास सेंस नहीं है सॉरी, ठीक है, तो आप जानवर जैसा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इवन की आंख कान नाक सब चीज है आदमी और जानवर में, लेकिन सेंस जो है वो स्ट्रिक्ट स्केल है। तो अब इसमें क्या है, हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर की वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेक्टर को हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, माने हम इसमें एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का मतलब आप देख रहे हो कि ये एरो हो गया, ठीक है। तो इस एरो में जो है सो इसका हम लोग नाम देते हैं, ये दिस इज टेल, इसका नाम देते हैं दिस इज हेड,
और ये जो हो जाएगा सो बॉडी इसको कहलाता है, बॉडी ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो लेंथ जो होगा बॉडी का, लेंथ ऑफ बॉडी, ये हो गया प्रोपोर्शनेट कहते हैं इसको, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड के, माने जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सिंपल सा कंडीशन ये है कि अगर एक वेक्टर इतना बड़ा खींचे और एक वेक्टर इतना बड़ा अगर हम ड्रॉ करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, नीचे वाला का मैग्नीट्यूड, चूंकि लेंथ ज्यादा है तो नीचे वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ऊपर के तुलना से, और जो हेड है ये उसका डायरेक्शन बताता है, मैंने डायरेक्शन बता देगा कि ये किधर किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से हम अगर नाम दे दें, लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q, तो हम लोग इसको लिखते हैं PQ, ऊपर में एक ऐसे वेक्टर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो करके हम लिख देते हैं कि ऑल्सो वेक्टर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑल्सो PQ, अगर ऐसे लिख दें, इसका P से Q तक एक वेक्टर होगा जिसमें कि तीर लगा हुआ होगा, P से Q तक दिखाई दे रहा है, माने हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है कि इसमें हम लोग लिखें कि भाई तीन चीज हम लोग बात किए थे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर रूल फॉर एडिशन, जो हमने नियम बनाया था एडिशन का। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर लें कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी defines and fixes, माने उसको डिफाइन करता है, फिक्स करता है, fixes the quantity। ठीक है, ये fixes the quantity और डिफाइन करने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा, तो एक वेक्टर हम इतना बड़ा ड्रॉ किए, एक वेक्टर इतना बड़ा ड्रॉ किए, एक वेक्टर इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा वेक्टर सही है। तो स्वाभाविक है कि वेक्टर में अगर एरो है तो सब में एरो है, लेकिन इसी में हम अगर मैग्नीट्यूड लगा दें, हम अगर ये कह दें कि ये 10 यूनिट का वेक्टर आप ड्रॉ करो, 10 यूनिट्स अगर बोल दें, तो अगर ये सही होगा 10 यूनिट, तो स्वाभाविक है ये 10 यूनिट नहीं होगा, ये 10 यूनिट नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड जो है सो ये बताता है कि ये वही क्वांटिटी है जिसको हम लोग फिक्स करते हैं या जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये चीज है। ठीक है, अगर मान लो हम डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, gives the complete specification ठीक है ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये उसको ये बताना चाह रहा है कि ये वही क्वांटिटी है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि 10 यूनिट का अगर कहते हैं कि मान जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिखें कि ड्रॉ 10 यूनिट्स ऑफ वेक्टर, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्वाभाविक है कि एक इतना ही बड़ा जो लेंथ अगर 10 यूनिट का होगा तो हम किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये सारा का सारा सही है। अगर हम पूछे कि कौन सही है तो सब सही है, लेकिन अगर हम कहें बट अगर हम ये लिखें बट इफ वी राइट बट ड्रॉ, अगर हम कहें कि ड्रॉ 10 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट, अगर हम ये कह दें कि 10 यूनिट का टुवर्ड्स राइट ड्रॉ करो, तो अगर ये 10 यूनिट का राइट है तो स्वाभाविक है सिर्फ यही राइट को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारा का सारा राइट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब सिंपल एक लाइन में ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया कि ये जो है सो मैग्नीट्यूड उसको फिक्स करता है, डायरेक्शन उसको जो है सो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिकेशन देता है। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज आ गया उसके बाद ये बताता है
वेक्टर रूल फॉर एडिशन इज द स्ट्रिक्ट स्केल कि नहीं ये दोनों चीज अगर है, तो आंख और नाक है लेकिन सेंस भी है तो ये आदमी ही होगा, अगर सेंस नहीं है तो ये जानवर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर लिखेंगे तो हम लिखते हैं ऑल्सो द वेक्टर रूल फॉर एडिशन, द वेक्टर रूल फॉर एडिशन, रूल फॉर एडिशन is the strict scale, is the strict scale, strict scale for any quantity to be vector, to be vector मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये स्ट्रिक्ट स्केल है। मतलब सिंपल है कि अगर हम वेक्टर के लिए बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ये पैरेललोग्राम रूल या ये वेक्टर रूल फॉर एडिशन जो कुछ भी हम लोगों ने नियम बताया, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट स्केल होना चाहिए। ठीक है, ये जो सीरीज हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आधा घंटा मैंने 35-40 मिनट का ही क्लासेस होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 11th के बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डन करने से भी फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सीखेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें जो है सो जैसे हम लोग पिछला भी क्लास में वेक्टर का जस्ट डिफिनीशन दिए, चाहो तो हम एग्जांपल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वेक्टर लिखना चाहें तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर, तो हम ये सब तो आप बच्चा में पढ़े होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इटीसी, और भी बहुत सारा चीज मिलेगा जैसे जैसे। ठीक ना, हम लोग ये बात करेंगे कि ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसमें जो है सो हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग अगले क्लास में इसमें बात करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस किया है वेक्टर को। ठीक है।